बाबूजी, आप कितने दिनों से सोए नहीं हैं। आपकी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। सेठ ने आपको इतनी मेहनत करने पर मजबूर किया है, जबकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। यह कर्ज हमें मार डालेगा। मेरे बच्चे, ये सिर्फ कर्ज नहीं है, ये तो समय का खेल है। तुम नहीं समझते। समय एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। समय के खेल में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय उसका साथ देता है। लेकिन बाबूजी, आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? आप तो कहते हैं कि समय बहुत अनमोल है, तो क्या आपका स्वास्थ्य अनमोल नहीं है? मेरे बच्चे, मेरा स्वास्थ्य तो अब मेरे हाथ में नहीं रहा। मुझे महसूस होता है कि मेरा समय अब पूरा होने वाला है। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। मेरे जाने के बाद तुम अकेले कैसे रहोगे, यही सोचता रहता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम समय का खेल खेलना सीखो। ये तुम्हें जीवन में कभी हारने नहीं देगा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज ही जाकर सेठ हीरानंद से बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि आपको कुछ दिनों की छुट्टी दें। मेरे भोले बेटे, सेठ हीरानंद सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है। उसे किसी की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो एक ऐसा आदमी है जो समय को भी खरीद लेना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि समय किसी के साथ नहीं रुकता। और फिर वे दोनों सेठ की हवेली की ओर चल देते हैं, ये सोचकर कि सेठ उन दोनों की बात सुनेगा। सेठ जी, मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज के लिए उन्हें काम पर मत बुलाइए। मैं उनके बदले सारा काम करूंगा। क्या कहा? तुम्हारा बाप काम नहीं करेगा और तू करेगा? देखो इस चूहे को। अरे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में रुकावट डालने की? तुमने जो कर्ज लिया है उसे भूल गए हो क्या? जब तक वह कर्ज नहीं चुकाओगे, तब तक तुम्हारा जीना हराम है। सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। हम आपका कर्ज जरूर चुका देंगे, लेकिन आज बस मुझे थोड़ा आराम दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि कल मैं दोगुना काम करूंगा। सेठ खड़ा होता है और दिनू के पेट में जोर से लात मार देता है और दिनू जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबूजी, क्या हुआ? उठिए बाबूजी। बेटा, अब मेरा समय आ गया है। तू डरना मत। अकेले जीना सीख लेना और हिम्मत मत हारना। दीनू की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें रुक जाती हैं। रोहित अपने पिता के मृत शरीर को देखकर चीख पड़ता है। देखो, यह गरीब मर गया। इसका समय खत्म हो गया। अब मुझे कौन मेरा कर्ज चुकाएगा? अब तू मुझे मेरा कर्ज चुकाएगा, वरना मैं तेरी सारी जमीन और घर सब कुछ ले लूंगा। रोहित अपने पिता के मृत शरीर को उठाकर रोता हुआ उनका अंतिम संस्कार कर देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में बदले की आग है। बेचारे रोहित, अब वह अकेला रह गया है। सेठ उस पर बहुत जुल्म करेगा। हाँ, सेठ का दिल पत्थर का है। उसे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सेठ हीरानंद अपने गुंडों के साथ रोहित के घर पर आता है। कहाँ है वह रोहित? कहाँ है? सेठ की आवाज सुनकर रोहित घर से बाहर निकलता है। रोहित, मेरे पैसे निकाल। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बाप ने कहाँ छुपा रखे हैं, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए।
मेरे पिता की मौत आपकी वजह से हुई है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दे देते। सेठ के गुंडे रोहित की ओर बढ़ते हैं। रोहित समझ जाता है कि वह उनसे लड़ नहीं सकता। वह भागने का फैसला करता है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इतना कहकर रोहित जंगल की ओर भागता है। सेठ के गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उनसे बच जाता है। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे क्या करना चाहिए? अचानक रोहित को दूर से एक साधु दिखाई देता है, जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा है। रोहित उसके पास जाता है। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पिता को एक जालिम ने मार दिया। मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ताकत नहीं है। पुत्र, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी। तुम्हारे दिल में दर्द और बदले की आग है, लेकिन ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता। असली ताकत मन में होती है, बुद्धि में होती है। बुद्धि में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। अज्ञानी बालक, हर समस्या का हल ताकत से नहीं होता। जो व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। उस जालिम सेठ की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके लालच का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? समय का खेल खेलो। समय एक ऐसा हथियार है जो सब कुछ बदल देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय उसका साथ देता है। जाओ पुत्र, तुम्हारा सफर लंबा है। जब तुम सही समय का इंतजार करना सीख जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इतना कहकर साधु अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहित उसे देखता है और उसके मन में कई सवाल हैं, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जग चुकी है। कई सालों बाद राजा के दरबार में एक सभा चल रही है। राजा सिंहासन पर बैठे हैं और एक दरबारी राजा को कुछ बता रहा है। महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हम उन्हें सही समय पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द इस समस्या को हल करना होगा। क्या कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या का हल कर सके? अचानक एक अजनबी दरबार में आता है और आते ही राजा से आकर बोलता है। महाराज, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस समस्या का हल कर सकता है। मैं समय की कला को समझता हूँ। कौन हो तुम और क्या तुम मेरी समस्या का हल कर सकते हो? महाराज, मैं समय का खेल समझता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि समय को कैसे उपयोग करना है। रोहित राजा को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन वह सेठ का नाम नहीं लेता। वह राजा को बताता है कि उसका सपना एक ऐसी रणनीति बनाना है जो समय को भी मात दे सके। समय को मात दे सके? ये कैसे मुमकिन है? महाराज, समय का खेल बहुत अजीब है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय उसका साथ देता है। मैं एक ऐसी योजना बनाना चाहता हूँ जो समय को नियंत्रित कर सके, लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत ही अमीर और लालची आदमी की जरूरत होगी जो इस काम में पैसा लगा सके। तुम किसकी बात कर रहे हो? महाराज, मैं सेठ हीरानंद की बात कर रहा हूँ। वह बहुत लालची है और वह यह काम कर सकता है। अगर वह इस काम में पैसा लगाता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जो समय को भी मात दे देगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोहित ने समय के खेल की शुरुआत कर दी थी। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए राजा की मदद से सेठ को हराने जा रहा था। रोहित सेठ के पास आता है। वह उसे राजा के आदेश के बारे में बताता है।
सेठ जी, राजा ने मुझे एक ऐसी योजना बनाने का आदेश दिया है जो समय को भी मात दे सके। महाराज ने कहा है कि इस काम में आपकी मदद की जरूरत होगी। क्या राजा ने मुझे चुना है? हाँ हाँ, मैं यह काम करूंगा। यह तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन सेठ जी, यह काम बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत पैसा लगेगा। पैसा? मैं पैसे का राजा हूं। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरे राज्य को खरीद सकता हूं। तुम बस मुझे बताओ कि कितना पैसा चाहिए। सेठ जी, आपको हर दिन इस योजना में सोने के सिक्के डालने होंगे, तभी यह काम करेगी। सेठ हीरानंद खुशी खुशी मान जाता है। वह हर दिन योजना में सोने के सिक्के डालता है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह खुद अपने लिए जाल बिछा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, योजना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और सेठ का धन धीरे धीरे कम होने लगता है। यह क्या हो रहा है? मेरी तिजोरी खाली क्यों हो रही है? सेठ रोहित के पास जाता है। सेठ जी, यह समय का खेल है। जो व्यक्ति लालच करता है, समय उसे हरा देता है। सेठ हीरानंद को समझ नहीं आता। वह और भी पैसा योजना में डालता है, लेकिन योजना का काम रुकता नहीं। उसका सारा धन खत्म हो जाता है। वह अपनी सारी दौलत खो देता है और वो रोहित से बोलता है, मैंने अपनी सारी दौलत खो दी। सेठ जी, आपने अपनी दौलत नहीं खोई, आपने अपना लालच खो दिया है। इतना कहकर रोहित अपना नकली भेष उतारता है। सेठ रोहित को ध्यान से देखता है। रोहित, तुम? हाँ सेठ जी, मैं रोहित हूँ। वही रोहित जिसके पिता को आपने मार डाला था। मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा और आपको सबक सिखाऊंगा। सेठ हीरानंद गुस्सा और शर्म से लाल हो जाता है। वह समझ जाता है कि उसे उसके लालच ने हरा दिया है। वह अपनी सारी ताकत खो देता है। रोहित ने अपनी बुद्धिमानी से सेठ को हरा दिया था। उसने ताकत का नहीं बल्कि समय का इस्तेमाल किया था। सेठ का लालच ही उसके पतन का कारण बन गया था। तुमने अपनी बुद्धिमानी से सेठ को हरा दिया। तुमने यह साबित कर दिया कि असली ताकत धन या बल में नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य में होती है। राजा रोहित को अपने दरबार में एक उच्च पद देता है। रोहित राजा की मदद से सेठ की सारी संपत्ति गांव वालों को वापस कर देता है। वह अपने पिता के लिए एक स्मारक भी बनाता है। बाबूजी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। रोहित ने अपने पिता का बदला लिया और गांव में खुशहाली लौट आई। उसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत समय में होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय उसका साथ देता है। और इस तरह एक गरीब पिता के बहादुर बेटे ने न्याय की स्थापना की और पूरे गांव में शांति का माहौल बनाया।